अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना के डर से नैब के एक कमरे में तफ्तीश के लिए पेश ना होने वाले शहबाज शरीफ को आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में लगे जम्मे गफ़ीर से कोरोना का खौफ या ख़तरा आज महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या नून लीग एहतसाबी निज़ाम पर सवालात उठाकर इसे मतनाज़े बनाना चाहती है? ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से आखिर मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे? क्या एहतसाब का शिकंजा हुकूमत के गिर्द भी सख्त होगा? जबकि अहम सवाल ये है कि कल से शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के छापे के ऊपर मरीम नवाज क्यों खामोश है? ना तो उनकी जानिब से कोई मजम्मती बयान आया और ना ही कोई रद्द अमल सामने आया। इसकी क्या वजह है? ये वो सवालात हैं जो अवामी हल्कों में भी ज़ेर गर्दिश हैं। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट से नून लीग को एक बार फिर से रिलीफ मिला है और ये रिलीफ मिला है 17 जून तक के लिए शहबाज शरीफ साहब को। 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मिलने के बाद नैब ने अब शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया है। नैब नोटिस के मुताबिक शहबाज शरीफ को 9 जून को दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की जानिब से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ को जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात इंतहाई ज़रूरी हैं और इसी सिलसिले में उन्हें दोबारा बुलाया गया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस दायर करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद जो है ना वो रेफरेंस दायर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नून लीग के रहनुमाओं का आज ये कहना था कि नैब कमरे के सामने तफ्तीश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस सारी सिचुएशन पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका। सुहेल वड़ाइद साहब, कल से जो एपिसोड एक चल रहा था नैब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, जिसका ड्रॉप सीन आज हुआ कि 17 जून तक के लिए अदालत ने नैब को रोक दिया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए। शहबाज शरीफ का बहरहाल इसरार था कि वो कैंसर के पेशेंट हैं, व्हाट्सएप आप स्काइप पे सब कुछ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल मेरा ये है कि क्या ये खेल तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि ना केस बनाने वाले कुछ साबित कर पाते हैं, ना जिन पर इल्जाम लगाया जाता है, ना वो अपनी सफाई में कुछ सबूत दे पाते हैं, कुछ हो ही नहीं पाता। क्या ये ऐसे ही सब चलता रहेगा? 17 जून के बाद क्या होगा? बड़ी मेहरबानी जी। देखें, कोरोना के दिनों में बड़ा सुकून था। हर कोई दबक के बैठा हुआ था। शहबाज शरीफ साहब खुद भी लैपटॉप तक महदूद थे, लेकिन इस वाक़या ने एक सियासी सरगर्मी पैदा कर दी। पहले शहबाज शरीफ साहब के घरों के ऊपर जब नैब वाले गए तो वहाँ लोग जमा हो गए, नारेबाजी हुई। फिर आज हाई कोर्ट में के हाथे में हुआ। आज सारा दिन जब तक ये कोर्ट ने अबूरी ज़मानत नहीं दी उस वक़्त तक हंगामा रहा और लोग टीवी पर ये जो अब बड़ी रेयर पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो देखते रहे। तो सवाल तो ये है कि क्या ये मौका ऐसा था कि इसमें ये किया जाए? शहबाज शरीफ कौन सी ट्रबल दे रहे थे, कौन सा चैलेंज पेश कर रहे थे, और दूसरा उनके गिरफ़्तार होने से कौन सा सुकून आ जाएगा जो कि इस वक्त नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ कोने लग के बैठे हुए थे, कोई ट्रबल भी नहीं कर रहे थे। और अब बजट इजलास आने वाला है। अब अगर बजट इजलास में अपोजिशन का लीडर नहीं होगा तो वहाँ हंगामा होगा, ज़ाहिर है वो प्रोटेस्ट करेंगे। और जिस तरह बजट पीसफुली जो था वो पास होना था वो भी पास नहीं हो सकेगा, उसमें भी हंगामा होगा। फिर तीसरी बात यह है कि आम तौर पर हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून में फाख्ता समझा जाता है। वो शख्स हैं कि जो कि मुक़्तदर अदारों से बना के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई मज़ामत, कोई जारहियत जो है वो ना हो। अब ऐसे ज़माने में नून लीग के उस कायद के पीछे जाना जिसके बारे में ये तासुर है कि वो तो मुक़्तदर अदारों के साथ भी मिलकर चलना चाहता है, वो माजी में भी ख़िलाफ़ था मुक़्तदर अदारों से लड़ाई का, तो ये तो ऐसे ही है कि किसी के दोस्त को पकड़ा जाए और उसको कहा जाए कि आप नाराज़ ना होना, मैं आपके दोस्त को पकड़ रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अच्छा कदम नहीं था, कोई दानिशमंदा सियासी कदम नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि उन्होंने इसलिए किया हो कि ये टेस्टर के तौर पे वो चेक कर रहे हो कि शहबाज शरीफ कितने पानी में है, और आज लगा कि कम अज़ कम घुटने घुटने पानी में तो वो हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो रास्ते बचे हैं जिनकी वजह से
वो फ़िलहाल गिरफ़्तारी से बच सकते हैं। और कल को वो गिरफ़्तार शाजिया हो गए तो सियासी फ़ज़ा तो मख्तर होगी, कौमी असम्बली में तो ज़ाहिर है गर्मी आएगी, लेकिन ओवरऑल भी ये तसर उभरेगा कि हुए तुम जिसके दोस्त उसका दुश्मन आसमां क्यों हो, तो वो दोस्ती दुश्मनी पे भी सवाल उठेंगे। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या वाकई करप्शन है? क्या इस हुकूमत के पास एहतसाब और करप्शन के बयानिए के अलावा कुछ बचा नहीं है? इन 2 सालों में आप देखिए अपोजिशन की गिरफ्तारियां, फिर अब आप देखें जो चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट सामने आई है, और फिर जो इनके करीबी साथी इमरान खान साहब के जहांगीर तरीन साहब, उनको एहतसाब के शिकंजे में लेके आना। क्या आप इसे इस हुकूमत की कामयाबी समझते हैं, उस हुकूमत को जिसको आप मिडिल क्लास का कू कहते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये इसकी कामयाबी है इस हुकूमत की? देखिए, पहले तकरीबन 1.5 साल तो ऐसे लगता था कि उनकी तरफ से ये जो इक़दामात हैं लोग इनको सराह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि करप्शन का हिसाब लिया जाए, लोग चाहते हैं एहतसाब किया जाए, लेकिन जो वक्त गुजरता गया साथ साथ ये एहसास भी होता गया कि कुछ डिलीवरी भी होनी चाहिए। सिर्फ एहतसाब से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ अगर कोई हुकूमत डिलीवर ना करे, अगर वो अपने आवाम को कोई रिलीफ ना दे, तो फिर सवालात पैदा हो जाते हैं। अब आप देखें, जब से खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मिडिल क्लास की उमंगों के तर्जुमान हैं, लेकिन क्या उस दिन से मुईशत ऊपर गई है या नीचे? क्या उस दिन से लोगों के हालात अच्छे हुए हैं या बुरे? सुहेल वड़ाइच साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपोजिशन हमेशा सवाल भी उठाती है, जो हमारा भी सवाल है, शायद आपका भी ये सवाल हो, कि क्या नैब का रवैया बैलेंस्ड रवैया है? एक तरफ आप देखें अपोजिशन की एक लंबी लिस्ट है गिरफ्तारियों की, गिरफ्तारियां होती हैं, 6-6 महीने अंदर रखा जाता है, जेलों में रखा जाता है, फिर उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, नैब कुछ साबित नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की भी एक लिस्ट है, काबीना में बैठे भी कुछ लोग हैं जिन पर केसेस भी हैं, जिन पर इल्ज़ामात भी हैं, नैब उन तक हाथ नहीं डालता है। तो ये जो नैब का रवैया है, ये कहीं से बैलेंस्ड रवैया लगता है आपको? नहीं, नैब तो पहले दिन से ही बैलेंस्ड अदारा नहीं है। जब जनरल मुशर्रफ ने इसको बनाया, और इससे पहले ये एहतसाब ब्यूरो था जनरल अपना मियाँ नवाज शरीफ का, ये हमेशा से ही वन साइडेड रहा है। हमेशा से ही इसने, चाहे मियाँ नवाज शरीफ थे, चाहे जनरल मुशर्रफ थे, चाहे इमरान खान है, हमेशा अपोजिशन जो है वही टारगेट बनती है। इसीलिए इस अदारे की जो साख है वो लोगों में कोई नहीं है। दुनिया में जो अदारे सरकारी अदारे होते हैं, FBI है अमेरिका की, या बरतानिया के अंदर जो एहतसाब के अदारे हैं या उनके पुलिस के अदारे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहाँ अगर वज़ीर आज़म भी कुछ करेगा तो पुलिस पहुंच जाएगी उससे इंक्वायरी करने, और अगर वहाँ सदर भी करेगा तो उसका भी एहतसाब होगा। अब हमें पता है कि पाकिस्तान में ना किसी वज़ीर का एहतसाब होना है, ना वज़ीर आज़म का एहतसाब होना है। हाँ, उस वज़ीर का एहतसाब होगा जिसको वज़ीर आज़म जिससे नाराज़ हो जाए, ठीक है, उसको ज़रूर उसका एहतसाब हो जाएगा। अब ऐसे में जब आप सिर्फ एक ही पार्टी का एहतसाब करें या सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करें, तो आप मुझे बताएं कि लोग उसकी फिर साख पर सवाल तो करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इनका कसूर नहीं है, इमरान खान की हुकूमत का कसूर नहीं है। मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको पता है, आप ज़्यादा जानते हैं कि पिछली हुकूमतों ने भी सियासी इंतकाम ऐसे ही लिए हुए हैं, ऐसे ही अपोजिशन को इन्होंने अपने अपने अदवार में जो ठिकाने लगाया हुआ है, झूठे केसेस बनाए हुए हैं। क्या बीबी ने नहीं भुगते हुए नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए केसेस? क्या जरदारी साहब ने नहीं भुगते? एग्रीड, बिल्कुल। ये तो मैंने तो खुद अभी आपको बताया कि ये सारे, ये एक चक्कर है बुराइयों का जो चक्कर में घूम रहा है। लेकिन हम लोग जो इस पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय रखते हैं, हम चाहते हैं कि कभी ये चक्कर ख़त्म हो, और इसकी बजाय एहतसाब एक ऐसा अदारा बने कि जिसमें जब हम किसी का सुने कि उसको नैब ने नोटिस दिया है या नैब ने उसको पकड़ा है, तो हमें लगे कि यार ज़रूर इसने कुछ किया होगा। तो अब ऐसा है कि ऐसा तासुर नहीं है लोगों के ज़हनों में। जो है नैब के कई लोग जो हैं वो अदालतों ने ज़मानत दे दी, कई लोग बरी हो गए, कई के बारे में ज़ाहरी तौर पर ही लगता है कि उनको वक्त से पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सारी वो जो चीज़ें हैं, इससे सवाल उठते हैं।
और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जो ये कर रही है, पिछली हुकूमतों ने भी यही किया है, लेकिन इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये चूंकि पहली हुकूमतों ने किया है तो इसका भी करना जायज़ है। उन्होंने भी गलत किया था और ये भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। सुहेल साहब, आपसे नैब कवानीन से अगर ऑपोजिशन खुश नहीं है तो मुतमईन हुकूमत भी नहीं है, तो फिर आखिर क्या रुकावट है? अगर तरमीम होनी है, अगर इतनी नागुज़ीर है नैब कवानीन में तरमीम, तो फिर दोनों मिल बैठ कर तरमीम कर क्यों नहीं लेते? नया कानून बन क्यों नहीं जाता? इसमें तब्दीली आ क्यों नहीं जाती? देखिए साजिया यही प्रॉब्लम है हाँ, कि हमारे यहाँ जो जमहूरी जमातें हैं उनका भी अलमिया है कि वो जब उनके पास वक्त होता है उस वक्त वो लेजिस्लेशन नहीं करती। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के ये चेयरमैन नैब को बनाया था। हाँ। और अब वो भुगत रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ना उसके अंदर लेजिस्लेशन की, ना उसके कवानीन बदले। अब ये भी पीटीआई को भी सूट करता है कि बस ऐसे ही चलता रहे, ना ज़मानत हो किसी की, ना अदालतें उस केस को सुन सकें। तो लेकिन फिर अल्टीमेटली होता है कि जो आप किसी के लिए सोचते हैं बुरा, वो आपके सामने भी आ जाता है। हमने तो ज़रा तारीख़ में यही देखा है कि जिसने जो फंदा किसी के लिए तैयार किया वो अल्टीमेटली फंदा आपके अपने गले में पड़ जाता है। तो डरना चाहिए उस वक्त से। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका। मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। तलाल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब नैब के दफ्तर में इसलिए पेश नहीं हो रहे थे कि कोरोना है। मैं 69 साल का हूँ, कैंसर का पेशेंट हूँ, लेकिन आज जिस धक्कम पेल से गुजर कर शहबाज शरीफ साहब अदालत गए, क्या वहाँ कोरोना फैलने का खदशा नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर मजबूरी हो जाना और अदालत में हाजिरी जो थी वो जरूरी थी, और अगर इसका कोई और तरीकाकार होता, जैसे कि नैब में तरीकाकार है कि आप अपने नुमाइंदे के जरिए या अपने वकील के जरिए या किसी और तरह से भी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो क्वेश्चनर की सूरत में आते हैं या सवाल जवाब की सूरत में आते हैं या इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए होती है वो दे सकते हैं, और वो तरीकाकार अगर इस कोर्ट में भी होता तो शायद आज भी इसकी एहतियात की जाती। एहतियात जिस हद तक हो सकती थी वो की जाती है और की जानी चाहिए। और हमने ये जो आपने सवाल पूछा है, हमने सिर्फ कोई कोरोना का सवाल नहीं उठाया, हमने नैब की न्यूट्रलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो बड़ी क्लियर, हम डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि नैब जो है वो आवाजें दबाने के लिए हुकूमत बनाने से लेके चलाने तक और उसके बाद आवाजें दबाने तक नैब उसमें शामिल है। और नैब जानबूझ के विक्टिमाइज कर रहा है, एक गठजोड़ जो है हुकूमत के साथ वो नजर आ रहा है। हमें उन पे ये भी एतबार नहीं है कि वो हमसे इंसाफ करेंगे, क्योंकि पिछले जो केसेस हुए हैं वो आपके सामने है। साफ पानी में जब पकड़ा था और आशियाना में जब पकड़ा था तो इतनी स्टोरियां सामने आई कि कितने अरबों खरबों की यहाँ से रिकवरी हो जाएगी और बहुत बड़ा फ्रॉड था, बड़ी बड़ी करप्शन थी। बाद में जो अदालत के फैसले हैं वो नैब को शर्मिंदा करने के लिए, लेकिन शहजाद अकबर साहब के सवालात आज भी अपनी जगह हैं कि मुलाजमों के नाम पर अकाउंट, अरबों रुपए के उसमें ट्रांजैक्शन हुई, पैसे जमा कराए गए, आपके असासी टीटीस की वजह से बने। जवाब शहजाद अकबर साहब की अपनी जगह कायम है, शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं दे सके। देखिए, एक पैटर्न है हुकूमत का। सबसे पहले एक वजीर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कागज लहराते हैं, न जाने वो कागज उनके पास जो नैब ने रेफरेंस बनाना होता है वो आते कहाँ से है। फिर उसके बाद दूसरे वजीर रखे हुए हैं जो स्पोक्समैन है नैब के, वो ऐलान करते हैं कि फलां महीने में गिरफ्तारी होगी। फिर वो पैटर्न, फिर पहले वजीर साहब का जो कागज लगाते हैं वो रेफरेंस में तब्दील हो जाती चीजें या इंक्वायरी में, और दूसरे वजीर साहब ने जो कहा होता है, जैसे शेख साहब ने फरमाया था कि इसके बाद टार्जन बनेंगे, वो टार्जन तो हमारे लिए ही बनना की कोशिश करने की, वो फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, फला फला पकड़ा जाएगा। अच्छा, आप जमानत 17 जून तक है, उसके बाद क्या होगा? 17 के बाद क्या करेंगे? देखिए, एक तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि अदालत में जाना हमारा हक था और ये हमारा वो एक पाकिस्तानी के तौर पर राइट है, हमने एक्सरसाइज किया है। हमें नैब की जो उस पर एतबार नहीं,
वो उनकी डाउटफुल जो उसकी पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो विक्टिमाइज कर रहे हैं। इसके सबूत जो है वो पिछले 3 साल में मैं शाहद खकान अब्बासी के केस से लेकर शहबाज शरीफ के केस से लेकर हमजा शहबाज का केस ले ले, 1.5 साल से अंदर दिया हुआ मेरे पास, आज के दिन तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ। इस 1.5 साल का कौन हिसाब देगा जब उनको उसके बाद वो रेफरेंस दायर नहीं हुआ, ये रेफरेंस दायर करने जा रही है नैब। देखिए नैब 100 बिस्मिल्लाह जी, हम तो कहते हैं रेफरेंस दायर करें, लाइव ट्रांसमिट करवाएं। 9 को बुलाया नैब ने, फिर इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब फिर पेश नहीं होंगे। देखिए ये मामला जो है ये कानूनी माहिरीन देखेंगे, क्योंकि हम इस वक्त कोर्ट में भी जा चुके हैं और हमने कोर्ट में बहुत सारे सवाल नैब पर उठाए हैं, और नैब पर जो सवालात हमारे उठाए गए हैं वो इस कदर रेलिवेंट और इस कदर उसमें दलाइल मौजूद है और पिछले 3 साल की इनकी हालिया कार्रवाइयां मौजूद हैं कि मेरा ख्याल है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, हुकूमत एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन कर सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि पहले अवाम को कोरोना से बचाव के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल की तलकीन की जाएगी। अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में कई गुना इजाफा हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात की तादाद भी 50 से ज़ायद हो गई है। मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद जो है ये 83,000 के करीब हो गई है, जबकि 1750 अफराद इस वायरस से जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अभी तक 6 लाख के करीब टेस्ट भी हो चुके हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 29,000 के करीब है। 2 रोज़ पहले ही सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के 6 लाख से ज़्यादा मुमकिना मुतासरीन की मौजूदगी के खदशात के बारे में एक हुकूमती समरी भी मंजर आम पर आई थी, जिस पर सूबाई हुकाम का ये कहना था कि इस महज एक अंदाजे हैं और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि लाहौर में कोरोना के 6 लाख से ज़्यादा मरीज मौजूद हैं। इस समरी में सिफारिश की गई थी कि टेक्निकल ग्रुप के डाटा की रोशनी में काबीना लॉकडाउन शटडाउन जैसे फैसले करे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस समरी को इग्नोर करते हुए लॉकडाउन में मजीद नरमी की और कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में लॉकडाउन में नरमी के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। जबकि अब पंजाब में रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने के हवाले से भी SOPs बनाए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस बात का एतराफ़ करती हैं कि कोरोना के पेश नज़र हमारे लिए अभी भी सूरत हाल जो है ये अलार्मिंग है, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म ही कर दी है। जबकि कोरोना का इलाज करने वाला तिब्बी अमला जो है इसकी एक बड़ी तादाद जो है ये वायरस का शिकार हो रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तादाद जो है ये 2000 के करीब है, जिसमें से 30 जो लोग हैं ये जान की बाजी भी हार गए, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में 108 डॉक्टर्स और 108 नर्सेज समेत 341 तिब्बी अमला जो है इनके अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और इनमें 117 अफराद अस्पतालों में करंतना में है। जबकि अगर ये बात की जाए कि पंजाब में सेहत का निज़ाम कितने मरीजों का बोझ उठा सकता है और पंजाब हुकूमत के पास कितने बेड्स मौजूद हैं, तो हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों के लिए 7,753 बिस्तर मौजूद हैं। इनमें से 4,500 से ज़ायद बिस्तर उन फील्ड अस्पतालों में जो खुसूसी तौर पर वबा से निमटने के लिए बनाए गए हैं। पंजाब हुकूमत मजीद कितने मरीजों का बोझ बर्दाश्त कर सकती है इस सिचुएशन में, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि एक बड़ी तादाद है इनकी जो कोरोना का शिकार हो रही है। बहुत से जो डॉक्टर्स हैं ये लोगों को बचाते बचाते जो है ना अपनी जानों को गंवा बैठे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी अब इसका नोटिस लिया और डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए वो कहते हैं कि हंगामी प्लान जो है ना उन्होंने मांगा है। क्या अभी भी और हमें ये भी पता है कि तमाम सूबों से, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KP हो या बलूचिस्तान, हर जगह डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है सेफ्टी इक्विपमेंट्स के हवाले से। तो क्या अभी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी है हमारे यहाँ?
नहीं, मेरा ख्याल है शाजिया, अब तो ना किसी ने मेरा ख्याल है कोई प्रोटेस्ट किया कि जी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल, और बहुत बड़ी मिकदार में सेफ्टी इक्विपमेंट जो है सप्लाई कर दिया गया सारे हॉस्पिटल्स को, एंड डॉक्टर्स आर आल्सो गिवन दैट सेफ्टी इक्विपमेंट। मास्क की भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे सबको मास्क दिए जाते हैं। पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इन्फेक्टिव वायरस। अब मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्राइवेट क्लिनिक में भी इन्फेक्ट हुए, नेचुरली तब भी मरीजों से इन्फेक्ट हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड भी थे तो इन्फेक्ट हुए। सो डॉक्टर्स भी बाकी लोगों की तरह इतने ही वल्नरेबल होती हैं। ये तो नहीं है कि डॉक्टर्स के पास कोई ख़ास आला है जिससे वो अपने आप को प्रोवाइड, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर एक बाकायदा प्रोटोकॉल अब फॉलो हो रहा है, और जो हमारे कोविड वार्ड्स के साथ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मेडिकल कम्युनिटी को इतनी वल्नरेबल है, पूरी दुनिया में मेडिकल कम्युनिटी इतनी ही वल्नरेबल होती है, क्योंकि वो फ्रंट पे जो लड़ रहे होते हैं, दे आर लाइक फ्रंट लाइन सोल्जर्स। तो आपके जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनमें भी कैजुअलिटी के चांसेस उतने ही बड़े होते हैं। आप वॉर को अगर देखेंगे तो जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनमें कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना। तो हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नेचुरली इस डिजीज़ की ब्रंट जो है वो बेयर कर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, जितनी मेहनत से आफ्टर ऑल कुछ भी हो डिजीज़ का बर्डन तो बढ़ रहा है। आप देखें रोज़ाना नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मैनेज भी हो रहे हैं, दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, और पूरी कोशिश कर रही है मेडिकल कम्युनिटी की उनका ख्याल किया जाए। जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स जो काम करते हैं कोविड वार्ड्स के अंदर, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया गया है, ताकि हम उनको एक हफ्ता अगर काम करते हैं तो दे गिवन 2 वीक्स ऑफ, और पूरी कोशिश करते हैं कि उनको उतना रेस्ट का टाइम मिले कि अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन। मुझे ये बताइएगा कि महकमा सेहत की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को समरी भेजी गई, जिसमें कहा गया कि लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का जो अंदाज़ा है ये 6,70,000 हुए, और फिर ये उसमें कहा गया समरी में कि तनासुब लाहौर में ख़तरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका कस्बा ऐसा नहीं है यहाँ पर जहाँ पर ये वबा बीमारी मौजूद नहीं हो। और फिर महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में ने लाहौर में 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश भी की। डॉक्टर साहबा, अगर ये अंदाजे दुरुस्त हैं तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि इतने अगर पेशेंट्स हो तो उनका बोझ बर्दाश्त कर सके? पहले तो ये समझने की कोशिश करिए ना कि जब ये टेस्ट किया गया था आज से 16 या 17 दिन पहले जब रिपोर्ट्स आई थी, तो ये उस पॉपुलेशन के ऊपर ये जब किया गया था तो उन्होंने आपको इन्फेक्टिविटी रेट, ये दिस इज रिसर्च, एक सैम्पलिंग की गई थी ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इन्फेक्टिविटी रेट क्या है। लाहौर के अंदर कोई तकरीबन 21,000 सैम्पल्स किए गए थे, और रैंडम सैम्पलिंग की मतलब था कि आपने सिलेक्ट किए थे एरियाज, इंडस्ट्री का किया, फिर आपने अपना मार्केट्स का किया, फिर आपने हेल्थ केयर वर्कर्स का किया, पुलिस का किया। वो सारा जब सैम्पलिंग की और लाहौर के डिफरेंट एरिया से, तो अंदाज़ा ये लगा कि लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट कोई तकरीबन 5.8% है। जब आप इन्फेक्टिविटी रेट कहते हैं 5.8% है, तो अगर आपकी 1 करोड़ और 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है तो फिर अंदाज़ा यही लगाया गया, दिस इज़ अगेन एन एस्टिमेटेड फिगर, कि इतने लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए होंगे। वजह यह है कि हुए होंगे, दिस इज़ अ सपोजिशन के हुए होंगे। वजह यह है कि आप इन्फेक्टिविटी रेट कैलकुलेट इस सिलसिले में करते हैं, और अब जो हमारे सामने फिगर्स सामने आ रही हैं वो भी आप ज़रूर इस बात पे भी गौर करें। ये सारी चीज़ें इसलिए हम इन्फेक्टिविटी रेट देखना चाह रहे थे कि अगर हम देखें तो शुरू में जो हमारे पास लोग तफ्तान से आए थे उसके अंदर 52% से 53% लोग जो थे वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे। यू हार्डली हैड एनी कैजुअलिटी। जो तफ्तान से लोग आए थे उसमें मेरा ख्याल है कोई बाहर से जो ज़ायरीन वगैरह आए थे, हालांकि बहुत इन्फेक्टिविटी रेट थी, लेकिन उनकी जो मोर्टालिटी रेट थी दैट वाज एक्सट्रीमली लो। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि एसिम्प्टोमेटिक 53% के करीब थे, 52 से 53%। इसीलिए लाहौर के अंदर भी कोई अंदाज़न हमारा यही अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो वायरस को अब कैरी कर रहे हैं। अच्छा। इस वजह से इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा हुआ है, और ये बेसिकली एक प्रिकॉशन लेने की बात थी। और एक ग्रुप जो था, जो साइंटिफिक ग्रुप था, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और नेचुरली क्योंकि ये सर्वे जब किया गया ये कैबिनेट कमेटी की परमिशन से किया गया था और उनकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, उसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आपको ये
जो रिकमेंडेशन थी वो हमने सबमिट की, बट इट हैड टू गो फ्रॉम डिपार्टमेंट्स जो अभी इस वक्त मेरे सुनीद में है कि वो होम डिपार्टमेंट के पास है, जहाँ सारे डॉक्टर साहब आपसे व्हाट शुड वी डू बतौर डॉक्टर अगर मैं आपकी राय मांगूं लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, आपको भी पता है कि डॉक्टर्स ने कितना ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई, बहुत क्रिटिसाइज़ किया लॉकडाउन में नरमी को, और कहते रहे कि खुदा का वास्ता है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम इतना जो है ना वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर मरीज़ों की तादाद इस तरीके से बढ़ती गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। अगर मैं आपसे आपकी राय पूछूं बतौर डॉक्टर, तो आप समझती हैं कि लॉकडाउन में जो नरमी का फ़ैसला, जिस तरीके से ये फ़ैसला किया गया, सब कुछ एकदम खोल दिया गया, ये गलत है? ऊपर से अब डॉक्टर जो क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई आप लोगों जो टूरिज्म खोल दिया और आप कह रहे हैं कि 3 महीनों में उन्होंने कमाना है, 3 महीने में आप जो हम लोगों का हाल कर देंगे, जो आप लोग अस्पतालों का हाल कर देंगे, इसकी किसी को फिक्र नहीं है? देखिए, बतौर डॉक्टर मेरी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट राय हैं। एक तो ये है कि मुझे पता है कि दिस डिजीज इज हियर, नंबर 2 ये स्प्रेड होनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट है, लॉकडाउन का एक मकसद था। आप पहले तो ये सोचें कि मकसद क्या था। आप परमानेंटली किसी मुल्क को लॉकडाउन परमानेंटली तो नहीं कर सकते ना। बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने भी 1.5 महीना 2 महीने लॉकडाउन के बाद, जहां रेट डेथ्स के इतने हाई हुए, जैसे फ्रांस है या स्पेन है, दे हैव ओपनड अप आल्सो, दे आर ऑल ओपनिंग अप फॉर अ सिंपल रीजन। क्यों आप करते हैं लॉकडाउन? कई दफ़ा जो वबा का वो जो क्या कहते हैं हुजम है, उसका शायद अंदाज़ा ही नहीं किसी को होता। जब भी देखा कि इसकी ये वबा का हुजम बहुत ज़्यादा है, तो इस लॉकडाउन का हमने प्रॉपर फ़ायदा उठाया। इस लॉकडाउन की दौरानिया में क्योंकि मरीज़ों की तादाद कम थी, और ये मैं तब भी, अगर आप मेरे पुराने उसमें चले जाएं तो मैं यही कहती थी कि मरीज़ थोड़े थोड़े आएँ ताकि हम उनको मैनेज कर सकें, क्योंकि उस वक़्त हमारी शायद हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात है, आपके सामने है कि पिछले 2 महीने के अंदर यानी 6 लैब नए, बल्कि 8 लैब नए जो हैं वो क्रिएट किए गए, और इस वक्त आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी जो बढ़ा के, आज अगर मैं पंजाब में बताऊं तो हमने तकरीबन 7000 टेस्ट आज के दिन में किए। तो हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, एक आपकी रिजीम बन गई, आपने प्रोटोकॉल्स डेवलप कर लिया, आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप कर। हुकूमत को भी एहसास हो रहा है कि जो नरमी की गई है, SOPs जो आप लोगों ने बनाए उस पर अमल नहीं हो रहा। आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो SOPs बनाए गए लोग उस तरीके से उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग दोबारा जो है ना वो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि आप लोगों को भी, हुकूमत को एहसास हो रहा है कि SOPs को फॉलो करना जो है ना वो लोग इसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा आप लोगों को लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। अब एहसास हो रहा है हुकूमत को। जी, नेचुरली देखें, बार बार जब हुकूमत इंसिस्ट करती है कि अगर आप SOPs फॉलो करें, और सिंपल SOPs है ना, कोई ऐसा आपको ये तो नहीं कहा कि कोई आप घर के अंदर कोई मीनार खड़ा कर दें, सिर्फ ये कहा है कि भाई आप मास्क पहनें, आप हाथ धोएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप फंक्शन वगैरह ना करें, आप अपने एक दूसरे से दूरी इख्तियार करके और अपने काम में काम का इजाज़त दी है ना लोगों को। ये तो नहीं कहा ना कि आप इकट्ठे होके एक हुजम में और आप अपना फिर से अपनी स्प्रेड शुरू कर दें। अब प्रॉब्लम ये हुई भी है कि लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई इसमें फ़ायदा है कि वो इसके ऊपर शोर मचाए। दिस इज़ नॉट, वी हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और शिबली फराज साहब सही कहते हैं। अगर हमने लोगों की खातिर ये लॉकडाउन खोला है और चाह रहे हैं कि आप लोग SOPs फॉलो करें, तो जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोगों ने जिनके सरार के ऊपर ये सारे मार्केटिंग और मॉल्स और उसके बाद क्या कहते हैं दुकानें और उसके बाद ये जितनी कारोबारी काम है वो जब खोले हैं, तो उसका ये मकसद था कि आपकी मईशत का पहिया भी चले। लेकिन अगर वो SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो फिर गवर्नमेंट विल हैव टू टेक मोर ड्रास्टिक स्टेप्स। अभी भी हमारी कोशिश है कि लोगों को समझाएं और बताएं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ये थोड़ी कह रही है कि आप मुंह पे मास्क ही पहने। आज अगर आपने देखा तो बड़ा खूबसूरत इश्तिहार आया हुआ है हमारा अखबार के अंदर पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आप इसी तरीके से ही अपनी शक्ल को ढांप सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, जैसे जैसे SOPs बनाते हुए हुकूमत लॉकडाउन में नरमी ला रही है,
और मामूलात ज़िंदगी को बहाल किया जा रहा है, वैसे वैसे मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स की तंजीमों का SOPs के मुताबिक स्कूल भी खोलने का जो मुतालिबा है ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। निजी तालीमी इदारों की मुख्तलिफ तंजीमों का ये मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन की वजह से 5 करोड़ तलबा के जो तालीमी नुकसान है इसका जो अजाला होगा ये नामुमकिन हो जाएगा। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे वो कहते हैं पहले ही अपने आइनी हक से महरूम हैं। मज़ीद 5 करोड़ बच्चों के इजाफे से कुल 7.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों को आइनी जो तालीमी हक है उनका उससे कैसे महरूम किया जा सकता है। इन 7.5 करोड़ में से 50% से ज़ायद तादाद जो है ये लड़कियों की है। निजी तालीमी इदारों की तंजीमों के मुताबिक कोरोना से शदीद मुतासिर जो ममालिक हैं उनके तालीमी इदारे खुल गए हैं, जिनमें चीन के सूबे वुहान, फिर स्पेन है, इंग्लैंड है, इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत दूसरे ममालिक शामिल हैं। अगर वो कहते हैं कि वहाँ तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं तो पाकिस्तानी बच्चे तालीम से महरूम क्यों हैं, ये मौक़िफ़ है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस वालों का। निजी तालीमी इदारों की तंजीमों की जानिब से स्कूल्स खोलने के लिए SOPs भी तैयार कर लिए गए हैं, जिसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि स्कूल्स की जो टाइमिंग्स होंगी ये सुबह 7 से 10 और 2 शिफ्टों में ये हम स्कूल लगाएंगे और समाजी फासले को बरकरार रख के क्लासेस को जारी रखा जा सकता है। ये वो SOPs बना रहे हैं। जबकि इन तंजीमों की जानिब से हुकूमत को भी खबरदार किया जा रहा है कि अगर अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहे तो 50% तालीमी इदारे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे और 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल तंजीमें 15 जून से स्कूल्स खोलने का मुतालिबा कर रही हैं, जबकि वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ये कहते हैं कि जब तक महकमा स्कूल एजुकेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता उस वक्त तक स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। वबा की वजह से वो बिल्कुल बात तो सही है कि ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। 2-2.5 माह स्कूल बंद रहने से कोई मसला नहीं होगा। जो तालीमी इदारे खोलने का मुतालिबा कर रहे हैं उनका मकसद पैसे बनाना है। जब तक वबा है फ़ीसों पर 20% रियायत भी होगी। सवाल ये है कि आखिर निजी तालीमी इदारे क्यों अपनी असातिज़ा की और बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगाना चाहते हैं। भाई बच्चे फीसिस भी अदा कर रहे हैं, उनसे स्कूल टीचर्स को तनख्वाहें फिर क्यों नहीं दी जा रही हैं। स्कूल्स की बंदिश से अब और दीगर अखराजात भी अब तो ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें बिजली वगैरह के बिल हैं, ज़ाहिर है जिस रेशो से पहले आते थे अब तो नहीं आ रहे होंगे। तो फिर भी स्कूल मालिकान जो हैं ये टीचर्स के बेरोज़गार होने, तालीमी इदारों के बंद होने की धमकियाँ क्यों लगा रहे हैं। इस पर मैं बात करूँगी सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आपने तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब तक जो है वो महकमा तालीम जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता कोई स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी बज़िद हैं। सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा कि जब पंजाब ने फैसला किया कि तमाम जो है वो शॉपिंग मॉल्स भी खोल दें, मार्केट्स भी खोल दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर पंजाब में सब कुछ खुल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं खुल सकता। फिर सिंध वालों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना और वहाँ पर भी सब कुछ खुल गया। इसी तरह अब सिंध के जो स्कूल्स एसोसिएशंस वाले हैं वो कह रहे हैं हमने स्कूल्स खोलने हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर सिंध में खुल जाते हैं स्कूल और यहाँ के स्कूल्स एसोसिएशन वाले जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो अदालत में चले जाते हैं, आप नहीं समझते आप लोगों पे प्रेशर बढ़ जाएगा? जिस तरह सिंध वालों ने फिर फैसला माना शॉपिंग मॉल खोलने का सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को भी खोलने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि स्कूल बिल्कुल कोई खुलने नहीं जा रहे। अच्छा। जिन मुल्कों की आपने बात की है और जिनका रेफरेंस आपने दिया है, आप जरा हमारे नंबर्स देख लें पंजाब के जो लेटली आ रहे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, पिछले 48 घंटे के अंदर। आप उन नंबर्स को देख लें और उन केसेस को जरा काउंट कर लें कि जो केसेस जहां तक बढ़ गए हैं, कौन सी ऐसी इमरजेंसी लग गई है, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस हम पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे इस वक्त समर वेकेशन वैसे ही शुरू हो गई है। ठीक है जी, समर वेकेशन ईयरली इसी टाइम पे शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर 1 साल के अंदर बच्चों ने 2 महीने 2.5 महीने पढ़ाई मिस कर ली है, जो कि हमने पहले जो स्कूल बंद किए थे, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया? बच्चों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि 2.5 महीने एक्स्ट्रा छुट्टियां जो उनको नुकसान पहुंचा रही हैं वो ज्यादा जरूरी है? आप सिर्फ देख लें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी बच्चों और टीचर्स की जिंदगी है, उनकी फैमिलीज की जिंदगी है, या इन प्राइवेट स्कूल्स को जिनको अपने पैसे बनाने का सिर्फ पड़ा हुआ है उनको सिर्फ हो? मैंने बड़ा सिंपल सा मैथ आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल। 2000 रुपए फीस, 1000 स्टूडेंट, 2000 रुपए फीस। ठीक है शाजिया? बिल्कुल। मैं बिल्कुल मिनिमम फीस पे जा रहा हूं। जो आप फीसें दे रही हैं और मैं दे रहा हूं और बाकी लोग दे रहे हैं, वो सबको पता है क्या फीसें हैं।
मैं 2000 रुपए फीस पे जा रहा हूं, 1000 स्टूडेंट, 20 लाख रुपया महीना। 20 लाख रुपए महीने पे अगर इन्होंने 1000 स्टूडेंट्स के लिए 20 टीचर भी रखे हुए ना, तो ये 3 लाख रुपया महीना बनता है। 3 लाख रुपया हो गया टीचर्स की तनख्वाह, 1 लाख रुपया ये लगा लें बिजली के बिल। हालांकि बिजली के बिल 1 लाख रुपया इस वक्त आपको पता नहीं आ रहे होंगे, मैं 1 लाख रुपया वो लगा देता हूँ। 1 लाख रुपया आप रेंट लगा दें और गार्ड्स वगैरह। 5 लाख रुपया ये टोटल एक्सपेंस आप 20 लाख के ऊपर लगा दें। अब ये कह रहे हैं हमारी फीसें पूरी कलेक्ट नहीं हो रही। मैं कहता हूं आप वो 50% ऑफ कर दें, इनको फीसें नहीं मिल रही, फिर भी 10 लाख पे हम आ जाते हैं। और 10 लाख में से भी 5 लाख रुपया इनकी जेब में जा रहा है। मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपया और एक्सपेंस का बढ़ा दें, फिर भी 4 लाख रुपया मंथली इनकी जेब में जा रहा है। मगर इनको तकलीफ किस चीज की हो रही है कि वो 10-11 लाख रुपया अब जेब में क्यों नहीं आ रहा। टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। मुझे जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे पता है हर रोज की कि टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। मैंने 50% ऑफ करके आपको ये नंबर्स बताए हैं, और ये बिल्कुल जो मिनिमम फी वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी 2000 रुपया फीस है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने सालों साल इतने पैसे बनाए, सही इतनी अयाशियां की, इनके आप जरा बैंक अकाउंट्स देखें। डॉक्टर साहब, और अब और नहीं और आप इनसे 2 महीने से होगा ना, पेरेंट्स का भी तो 2 महीने आ रहा होगा ना, 2 महीने से सस्टेन नहीं किया जाए। मुझे जितने पेरेंट्स ने कहा है कि हम स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चे तैयार नहीं है। अच्छा, आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूं। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं शाजिया? मेरा नहीं ख्याल, मैं भी नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। एग्जैक्टली। सो मैं आपको ये बता दूं कि कोई अपने बच्चों की जिंदगी से खेलना नहीं इस वक्त चाहता। कोई ऐसी बड़ी क़यामत नहीं आई हुई कि स्कूल खोले जाएं। जिस तरह हालात इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे, हम उसके ऊपर भी काम इस वक्त कर रहे हैं कि अगर हमने अगस्त में खोलने हैं, जुलाई में खोलने हैं, सितंबर में खोलने हैं, जब भी खोलने हैं, कि उसके लिए कौन सा तरीका कार बनाया जाए। अभी रफली आइडिया है आप लोग कि कब तक खोल सकते हैं? आप लोग अगस्त में खोलेंगे, जुलाई में खोलेंगे, कोई प्लान है आप लोगों का? देखें शाजिया, ये तो सारा डे टू डे, वीक टू वीक इस पे ऊपर काम हो रहा है। देखें हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे हालात तो पीक की तरफ जा रहे हैं, बजाय कि कम होने के हमारे तो हालात पीक की तरफ जा रहे हैं। सो जिस वक्त आप पीक की तरफ जा रहे हो, उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होते कि जी मैंने कितनी जल्दी खोलने हैं। आप उस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमने जब खोलने हैं तो किस तरह खोलने, कि क्या क्या SOPs उस वक्त बनाने हैं, कि कितने बच्चों को स्कूल बुलाना है, क्या टाइमिंग्स रखने हैं, कौन कौन सी क्लासेस जरूरी हैं, किनको प्रायोरिटी देनी है, किनको नहीं देनी। उन सारी चीजों पे इस वक्त काम हो रहा है, बजाय कि हम इस जल्दी में पड़े रहे स्कूल खोलने। मतलब ये हुआ कि इन हालात में भी इसके तहत स्कूल नहीं खोले जा सकते? बिल्कुल भी नहीं खोले जा सकते शाजिया। एक बच्चे को होता है, वो 40 बच्चों को क्लास में देगा, 40 देगा 400 को, 400 देगा 4000 को, अपनी फैमिलीज को जाके घर पे देंगे। आपने जो सबसे पहले चीज बताई कि जी मॉल्स खोल दिए, बाकी चीजें खोल दिए, वो ऑप्शनल चीज है। हाँ। मॉल जाना एक ऑप्शनल है। जो अपने बच्चों को मॉल लेके या खुद जा रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों की जिंदगी और अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। जब स्कूल खुल जाता है, स्कूल तो एक कंपल्सरी चीज है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने जाना या नहीं जाना। सो द थिंग इज कि लेट्स बी मोर रीजनेबल एंड लेट्स बी मोर सेंसिबल अबाउट दिस, कि मॉल और स्कूल के अंदर बहुत फर्क है। अगर प्राइवेट एसोसिएशन वाले कोर्ट चले जाते हैं तो जाहिर है फिर आप लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा अपना। बिल्कुल हम करेंगे, पूरा लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हम तो कोर्ट जा देखें। अगर ये चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगियों से और टीचर्स की जिंदगी से खेला जाए और कोर्ट जाया जाए, क्योंकि इनके पैसे उस तरह नहीं बन रहे जिस तरह पहले बन रहे थे, अपने शौक से जाएं, पूरा मुकाबला करेंगे हम इनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।